मुस्कुराकर एक डिब्बा खोला। बिल्कुल, अब हम कपल हैं। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने देखा, वो एक ब्रेसलेट था। मैंने नीचे देखा, उसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसने मुझे वापस हॉस्टल छोड़ा तो सीधे कहा, जब भी मैं बुलाऊं तुरंत आ जाना, वरना अंजाम तुम्हें पता है। मैं बिल्कुल बेबस था। अगले दिन उसने मैसेज करके मुझे खाना लाने को कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया, खुद कैंटीन में खाना खाया, फिर लाइब्रेरी जाकर पढ़ने बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि ब्रेसलेट जोर जोर से बजने लगा और उसमें मेरी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजने लगी। मेरी बात मानोगे या नहीं, मैं डर कर लगभग कुर्सी से उछल पड़ा। लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हूं। मैंने ब्रेसलेट का स्विच ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर में मैं जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। रास्ते भर लोग मुझे घूरते रहे, कुछ अजीब नजरों से तो कुछ हंसते हुए। मैंने गुस्से में शन बायू को फोन किया। तुम बहुत घटिया इंसान हो। वो बस हंसकर बोली, बॉयफ्रेंड, जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। मेरे मानते ही ब्रेसलेट की आवाज बंद हो गई। मैं कैंटीन से खाना लेकर उसके हॉस्टल पहुंचा। उसकी रूममेट्स मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी जाजी। मैंने बस हूं कहा और खाना उसकी टेबल पर रख दिया। फिर झुककर उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है अभी मेरी कितनी बेइज्जती हुई? तुम इतनी बुरी क्यों हो? जानती हो पूरे कॉलेज में कितने लोग मुझ पर हंस रहे हैं? वो बस बनावटी मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी। उसे देखकर सच में गुस्सा आ रहा था। मैं दांत पीसते हुए बोला, अब मैं जा सकता हूं मिस? उसने सिर हिला दिया। नहीं। उसकी रूममेट्स हमें उत्सुकता से देख रही थी, जैसे सोच रही हो, मैं आज इतना हिम्मती कैसे हो गया? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गुस्से से अपना बैग उसकी टेबल पर रखा और पढ़ाई करने लगा। उस दिन के बाद उसे मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई। जब भी मैं उसके मैसेज का जवाब नहीं देता या उससे मिलने नहीं जाता, वो ब्रेसलेट बजा देती। उसे पता था कि मैं टोफल की तैयारी कर रहा हूं। वो मुझसे बार बार कहती, मेरी मां के दिए हुए 50 लाख वापस कर दो। एक दिन इसी बात पर हमारी जोरदार बहस हो गई। मैंने उसकी तरफ उंगली करके कहा, क्या तुम्हारी मां ने नहीं कहा था कि शैन परिवार दी हुई चीज वापस नहीं लेता? मैंने इतना कुछ किया है, मुझे थोड़ा फायदा मिलना ही चाहिए। वो भी खड़ी हो गई और मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छा, थोड़े से पैसे मिलते ही तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड हो, जरा अपने काम तो देखो। तुम में बॉयफ्रेंड जैसी कौन सी बात है? तुम विदेश पढ़ने क्यों जाना चाहते हो? अगर तुम पैसे लेकर मुझे छोड़कर नहीं जाते तो 50 लाख क्या, मैं तुम्हें 5 करोड़ भी दे देती। मैंने मुट्ठी भींच ली और मुंह से निकल गया, किसे चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। अगर नहीं चाहिए तो वापस कर दो। मेरे घर के पैसे लेकर विदेश मत जाओ। मैं गुस्से से कांप उठा। बुयू, मैं सच में तुम्हें नीची नजर से देखने लगा हूं। ये ब्रेसलेट खोलो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूं। यह सुनते ही उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ब्रेकअप? मेरी मौत के बिना नहीं। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। उस पल मुझे लगा हमारी शादी तो नहीं हुई, लेकिन शादी जैसी हालत जरूर हो गई थी। बहुत डरावना था, लेकिन आखिर हम अभी भी कॉलेज के छात्र ही थे। दोपहर में क्या खाना है, इसी बात पर हमारी फिर जोरदार बहस हो गई और पिछली लड़ाई की बात वहीं दब गई। उसने कहा कि उसे पहले कैंटीन का स्पाइसी चिकन खाना है। मैंने कहा कि मुझे चौथे कैंटीन का 3 फ्रेश नूडल्स खाना है। उसने कहा, चौथा कैंटीन बहुत दूर है, वहां जाने का मन नहीं है। मैंने कहा, तो मैं अकेला चला जाता हूं। इस तरह जो पहले मेरी वजह से आधी आलसी हो गई थी, अब हर दिन मेरे साथ कैंटीन जाने लगी। मैंने हाथ फैलाकर कहा, चलो फिर दोनों अपना अपना खाना खाते हैं। किसी को किसी के हिसाब से समझौता करने की जरूरत नहीं। उसने सीधे मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना आसान नहीं है। फिर वो मुझे जबरदस्ती स्पाइसी चिकन वाले स्टॉल पर ले गई। स्कूल को दिया गया मेरा सुझाव बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया गया। नोटिस जारी होने के बाद शनबुयू ने मुझसे कहा, चलो बाहर साथ रहने लगते हैं। मैंने कहा, शादी से पहले साथ नहीं रहूंगा। वो ठंडी हंसी हंसी मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया।
जबरदस्ती मेरा हॉस्टल खाली करवाकर मुझे शेन बायू के विला में ले गई। लेकिन उसके विला में रहने का एक फायदा भी था, वहां अलग बाथरूम था, बड़े पब्लिक बाथ में नहीं जाना पड़ता था। उसने पूछा, तो तुम पहले स्कूल में पब्लिक बाथ में नहाते थे? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या अब भी पब्लिक बाथ में नहाना चाहते हो? तो मेरे कमरे में आ जाना, हम दोनों साथ नहा लेंगे, पब्लिक बाथ जैसा माहौल बन जाएगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़का और लड़की साथ कैसे नहा सकते हैं? और मैं अभी तक बिल्कुल कुंवारा हूं। अगर किसी का इरादा बदल गया तो फिर मैं क्या करूंगा? लड़कों को भी बाहर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जूनियर ईयर की विंटर वेकेशन से पहले उसने कहा कि सब लोग घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, सब अपने अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ ला रहे हैं। वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मना करने की इजाजत नहीं दी। आखिर में मुझे मानना पड़ा। हम लोग एक हॉलिडे रिजॉर्ट गए। जब हम वहां पहुंचे, आसमान से बर्फ गिर रही थी, चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। शहर से अलग वहां एक स्की रिजॉर्ट भी था, बहुत से लोग स्कीइंग कर रहे थे। शेन बुयू ने पूछा, तुम क्या खेलना चाहते हो? मैंने स्की रिजॉर्ट की तरफ देखा, मन उत्साह से भर गया। मैंने बहुत मजे किए। रात को बारबेक्यू हुआ, सारे कपल्स अपने अपने में व्यस्त हो गए। वहां सिर्फ मैं और शेन बुयू रह गए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आखिरकार उसका असली मकसद सामने आ गया। फैंगशू, मेरे साथ हॉट स्प्रिंग चलो। मेरे पास उसके साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम पहाड़ी रास्ते पर ऊपर की तरफ चलने लगे। उसने कहा, हॉट स्प्रिंग दूसरी तरफ है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। आमतौर पर लोग केबल कार से जाते हैं। हम बर्फ पर चलते रहे। वो आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। रात के उस शांत माहौल में पूरी दुनिया में जैसे सिर्फ हम दोनों ही थे। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। अचानक मुझे लगा, हम दोनों किसी पागल इंसान जैसे हैं। हर दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, फिर भी इतने लंबे समय से साथ हैं। चांदनी में हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। मैंने पूछा, क्या यहां पहाड़ों में भेड़िए होते हैं? उसने कहा, हाँ, इसलिए मेरे पास ही रहना। मैंने कहा, अगर मुझे बचाते हुए तुम्हें भेड़िया काट कर मार दे तो मैं तुम्हारे सम्मान में 3 साल तक शादी नहीं करूंगा। उसने कहा, अगर तुम्हें बचाते हुए मैं मर गई और तुमने किसी और को ढूंढ लिया तो भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, प्यार में सम्मान और शुभकामनाएं भी होती हैं। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। उसने कहा, जो इंसान पैसों के लिए खुद को बेच सकता है और दूसरों के साथ खेल सकता है, वो मुझे प्यार सिखाएगा। मैंने कहा, तुम हमेशा पुरानी बातों को पकड़े रहती हो, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या मतलब है। उसने कहा, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। पहले धोखा किसने दिया था? हम हॉट स्प्रिंग पहुंचे, वहां कर्मचारियों के अलावा कोई नहीं था। मैंने गर्म भाप छोड़ते हॉट स्प्रिंग को देखा। मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। अगर मुझे ऐसी नौकरी मिल जाए तो मैं हर दिन यहां आकर मजे करूं। कपड़े बदलकर बाहर आया तो वो पहले से ही पूल में थी। पानी में एक ट्रे तैर रही थी जिस पर रेड वाइन और केक रखा था। मैंने उसे देखा और मन ही मन कहा, सच में बड़ी ऐश है। फिर मैं भी पूल में उतर गया। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से मेरी तरफ देखा। क्या तुम विदेश पढ़ने नहीं जा सकते? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर पैसे कमाने के लिए विदेश पढ़ने नहीं जाता तो क्या मैं तुम्हारा इतना साथ देता? आखिरी 2 शब्द मैं कह नहीं पाया। आखिर इस माहौल में लड़ाई करना माहौल ही खराब कर देता। छोड़ो, तुम क्या समझोगी? तुम्हें तो बस मुझे इधर उधर दौड़ाना आता है। मैंने अभी आंखें बंद ही की थीं और हॉट स्प्रिंग का मजा लेना चाहता था। तभी उसने कहा, देश में रहकर भी तो मास्टर्स और पीएचडी कर सकते हो, मत जाओ, ठीक है? मैंने कहा, लेकिन मैं बाहर जाकर अनुभव लेना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया कैसी है। उसने पूछा, अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मैंने कहा, तुम मेरी बेटी तो हो नहीं। मेरे जाने के बाद तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। मुझे जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। हॉट स्प्रिंग से बाहर आने के बाद मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा। मैंने सिर पकड़ लिया। तुम्हारे हॉट स्प्रिंग में कहीं जहर तो नहीं है? उसने कहा, इतनी शराब किसने पी थी? वो मुझे कमरे में वापस ले जाने लगी। मैंने आधी बंद आंखों से ऊपर देखा। आसमान में चांद था। मैं धीरे से बोला, असल में
मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर उसका पूरा शरीर हल्का सा कांप गया। फिर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ... अगली सुबह मेरी आंख खुलते ही मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ। मुझे याद आया, कल रात कमरे में लौटने के बाद लग रहा था कि शेन बुयू ने मेरा ब्रेसलेट खोल दिया था, लेकिन जब मैंने हाथ उठाकर देखा तो मैं ठिठक गया। अरे, ये अभी भी लगा हुआ है। उसी समय शेन बुयू बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आई। उठ गए? तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी, अब दोपहर हो चुकी है। मैंने पूछा, ये अभी भी क्यों लगा हुआ है? उसने कहा, मुझे कैसे पता? सच में कितने छोटे दिल के हो, इतनी सी बात भी नहीं भूलते। जूनियर ईयर के दूसरे सेमेस्टर में मैं बहुत व्यस्त हो गया, लेकिन शेन बुयू मुझसे भी ज्यादा व्यस्त थी। वो अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने लगी थी। कई बार किसी प्रोजेक्ट की वजह से कई दिन घर नहीं लौटती थी। इससे हमारे रिश्ते कुछ बेहतर हो गए। हम पहले की तरह कम झगड़ने लगे, लेकिन पहले की तरह ही जब भी समय मिलता हम बैठकर सोचते कि आज कहाँ खाना खाना है। खाने के अलावा हमारे पास साथ में कुछ और करने का समय नहीं होता था। कई बार हम दोनों स्टडी रूम में होते, वो अपना काम करती, मैं पढ़ाई करता। उसने फिर कभी ये नहीं कहा कि मैं विदेश पढ़ने न जाऊं। कभी कभी तो मुझे लगता शायद उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक वैसे ही जैसे मुझे उसके काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। समय बीतता गया। जूनियर ईयर की समर वेकेशन में मेरे पास पहले से ज्यादा समय होने लगा, लेकिन वो पहले की तरह ही बहुत व्यस्त रही। हालांकि हम अब भी साथ रहते थे, फिर भी मुझे लगता था वो मुझसे धीरे धीरे दूर होती जा रही है। ये बात मुझे हैरान करती थी। खाली समय में मैं अक्सर किताबें पढ़ता था। किताबों ने मेरे मन को शांत कर दिया। काफी लंबे समय तक मैं शेन बायू और अपने रिश्ते के बारे में सोचता रहा। आखिर एक दिन मैंने सब सोच लिया। मैंने ड्राइंग रूम में बैठकर किताब उठाई, फिर एक लंबी सांस ली। मैंने सोचा, शायद मैं उन सीईओ रोमांस नॉवेल्स के फर्स्ट लव व्हाइट मूनलाइट जैसा हूं। मैं जिद करके विदेश पढ़ने जा रहा हूं ताकि मेल लीड के लिए जगह छोड़ दूं। शायद भविष्य में व्हाइट मूनलाइट को पछतावा हो, लेकिन अभी मैं अपना उज्जवल भविष्य नहीं छोड़ सकता। मैं अलग भविष्य पाने का मौका नहीं छोड़ सकता। मैं किसी एक इंसान के प्यार और ज़मीर पर अपनी जिंदगी की बाजी नहीं लगा सकता। हर इंसान की ग्रोथ अलग होती है, हर इंसान की शुरुआत भी अलग होती है। इतने बड़े फासले के सामने सच्चा प्यार भी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं झेल सकता। इसलिए मैं उठकर उसके स्टडी रूम में गया। मैंने एक किताब उठाई और उस पर एक लाइन लिखी, मैं जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। शायद तुम मुझे पहले ही भूल चुकी होगी, लेकिन अगर तुम मुझे भूल भी गई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। ये लिखने के बाद मैंने मोबाइल निकाला और शेन बुयू का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं एक अनजान शहर आ गया और नई जिंदगी शुरू की। मेरे साथ फ्लैट शेयर करने वाला रूममेट एक मेडिकल स्टूडेंट था। मैं अक्सर रात को सोते समय उसके कमरे से आहें भरने की आवाज सुनता था। हर बार ऐसा होने पर मैं खुश होता था कि मैंने शेन बुयू का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया, वरना रात की खामोशी में मैं भी उसे फोन करना चाहता। आखिर उसके अलावा मेरा कोई और था भी नहीं जिससे मैं बात करता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। फिर मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हर रात नीचे वाले अपार्टमेंट से खाने की खुशबू आती थी। इतनी रात को खाना बनाना सच में बहुत तकलीफ देता था। आखिर मैं उस खुशबू के पीछे पीछे नीचे चला गया और पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर नॉक किया। दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली शेन बुयू थी। उसे देखते ही मैं वहीं खड़ा रह गया। शेन बुयू मेरे सामने खड़ी थी। उसने स्वीट एंड सावर पोर्क रिब्स की एक बड़ी प्लेट उठाई और पास बैठी एक कुतिया के सामने डाल दी। वो कुतिया बड़े मजे से खाने लगी। कल तक मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि वो भी मेरी तरह एक स्ट्रे डॉग है, लेकिन आज उसकी हालत मुझसे कहीं बेहतर थी। उसने पूछा, क्लासमेट, कोई काम था? मैं होश में आया और अपने हाथ में पकड़े फल उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैं नए पड़ोसी से मिलने आया था। उसने कहा, सॉरी, मैं अजनबियों की दी हुई चीजें नहीं लेती। ये सुनकर मैंने फल दरवाजे के पास रख दिए, फिर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने तुरंत मेरा हाथ झटक दिया। मैंने हार नहीं मानी और उसकी कलाई पकड़ ली। उसी समय
पास से कोई गुजरा और रुककर हमारी तरफ देखने लगा। यह देखकर उसने बेबसी में मुझे अंदर खींच लिया। फिर तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखकर बोली, विदेश पढ़ने आए नहीं कि रात को पड़ोसियों के घर जाकर हाथ पकड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरी हालत बहुत खराब है। प्रोफेसर की पढ़ाई बहुत तेज चलती है। हर दिन किताबें पढ़ता हूँ, थीसिस लिखता हूँ। कोई दोस्त भी नहीं है। तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम कहोगी कि यह सब मेरी अपनी गलती है। उसने बाहें बांध ली और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझसे ये सब कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी कौन लगती हूं? मैंने कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा पैचअप हो जाए? वरना मेरे नीचे वाले फ्लोर पर खाना बनाकर मुझे क्यों लुभा रही हो? तुम मुझे क्या समझती हो? जब मन हुआ ब्रेकअप कर लिया, जब मन हुआ पैचअप कर लिया, जब मन हुआ आ गई, जब मन हुआ चली गई। तो कम से कम अपने बनाए हुए खाने में से थोड़ा मुझे भी दे दो। मैं नहीं चाहता कि प्यार भी गया और खाना भी। आखिर में उसने मुझे खाने की टेबल पर बैठने दिया। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और भूखे की तरह खाना खाने लगा। मैंने पूछा, तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फ्रिज के सहारे टिक गई और तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखने लगी। मैं देखने आई हूं कि कुछ लोग मुझे छोड़ने के बाद कितनी बुरी हालत में हैं। मैंने कहा, तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। हाँ, मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन ये मुश्किलें मुझे हरा नहीं सकती। ये सुनकर वो अचानक मेरे सामने आकर बैठ गई और गंभीरता से मेरी तरफ देखने लगी। मेरे साथ वापस चलो, हम तुरंत शादी कर लेते हैं। तुम यहाँ अकेले पढ़ रहे हो। इस तरह अकेले रहने का क्या मतलब है? मैं थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर भी मैंने सिर हिला दिया। किसी इंसान का दिल अकेला महसूस करता है तो वो कहीं भी रहे अकेलापन रहेगा। और जब हम पहले साथ रहते थे, हमारी जिंदगी शादीशुदा जोड़े जैसी थी। हालांकि उसमें एक अलग तरह की तन्हाई और रोमांस भी था, लेकिन मैं उसे दूसरी बार जीना नहीं चाहता था। उस रात मैं ऊपर वाले अपने किराए के कमरे में वापस नहीं गया। शेन बुयू ने कहा, तुमने मेरा बनाया खाना खाया है, ऐसे मुफ्त में नहीं खा सकते। इसलिए उसने जबरदस्ती मुझे अपने घर रुकवा लिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, वो अब भी मेरे बगल में लेटी हुई थी, पहले की तरह नहीं। जब वो हमेशा जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती थी, जैसे पूरी दुनिया उसी का इंतजार कर रही हो। शेन बुयू वहां 5 दिन रही, फिर उसे वापस चाइना लौटना था। उसने कहा, अगर मैं अब भी वापस नहीं गई तो मेरी छोटी बहन खुद को बहुत बड़ा समझने लगेगी। जिस दिन वो गई, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। उसने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, मैं अगले महीने फिर आऊंगी। अच्छे से पढ़ाई करना, हर समय आउटसाइड फूड मत खाना। दरवाजा बंद करते ही मैंने टेबल पर रखा सैंडविच उठाया और गुनगुनाते हुए खाने लगा। इस तरह मैं और शेन बायू फिर से साथ आ गए। पैचअप के बाद मेरा मूड पहले से कहीं बेहतर हो गया। जिंदगी में फिर से एक मकसद आ गया। मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगा। मैं चाहता था कि अपना काम जल्दी पूरा कर लूं, ताकि जब वो आए तो मैं पूरा समय उसके साथ रह सकूं। शेन बुयू हर महीने मुझसे मिलने आती थी। मैं उसके आने वाले दिन को मजाक में प्रिजन विजिट डे कहता था। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। एक दिन उसने मुझे हाथ से इशारा किया, इधर आओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूं। मैं सोफा पर बैठा रहा। बोला, इसमें सीखने जैसा क्या है? लेकिन फिर भी मैं आदतन उसके पास चला गया। एक अच्छे पति की तरह मैंने उसकी आस्तीनें ऊपर मोड़ दी और उसके लिए एप्रन बांध दिया। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं था, लेकिन उसे खाना बनाते देखना बहुत पसंद था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी सचमुच एक पुराने शादीशुदा जोड़े जैसी होती गई। बाद में जब मैं पीएचडी कर रहा था, मैं और शेन बुयू ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद मैंने सर्टिफिकेट हाथ में लेकर शेन बुयू की तरफ देखा। मैंने पूछा, अगर तुम्हारी मां इस शादी को नहीं माने और कहे कि अगर तुमने मुझसे डिवोर्स नहीं किया तो तुम्हें घर से निकाल देगी, तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद कर देगी और तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा, तब तुम क्या चुनोगी? घर वापस जाओगी या मेरे साथ रहोगी? उसने बिना झिझक जवाब दिया, मैं छत से कूद जाऊंगी। दिमाग में तुरंत उसकी छत पर खड़ी हुई तस्वीर उभर आई। मैं मुस्कुराया, तो कूदने से पहले इतना जरूर कहना, गुड बाय फांगशू, मेरे सबसे प्यारे। उसके कंधे हल्के से कांपे।
जैसे मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई हो। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ को कोई ऐतराज नहीं है? मेरा मतलब हमारी शादी से? उसने कहा, उन्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। अचानक मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, वैसे आज तक मैं तुम्हारी छोटी बहन से नहीं मिला। आखिर उसी की वजह से तो हम दोनों साथ आए थे। उसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। मुझे लगा शायद उसका अपनी छोटी बहन से रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है। आखिर घर वाले अक्सर छोटे बच्चे का ज्यादा पक्ष लेते हैं। ये सोचकर मुझे हमारे भविष्य की थोड़ी चिंता होने लगी। जल्दी ग्रेजुएशन करके चाइना लौटने के लिए मैं हर दिन बहुत पढ़ाई करता था। जिंदगी व्यस्त भी थी और भरपूर भी। फिर एक दिन वो फिर मुझसे मिलने आई। मुझे देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर बोली, फांगशु, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? मैंने सोचा सच में मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया था। उसने पूछा, क्या तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो? मैंने कहा, शायद थीसिस लिखने के बाद फ्राइड चिकन खाने का मन करता है। उसने कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए लो फैट डाइट बनाऊंगी। आधे महीने बाद मेरा वजन फिर सामान्य हो गया। मेरे क्लासमेट्स को पता चला कि मेरी वाइफ मेरे साथ रह रही है, तो वे बहुत हैरान हुए। सब मेरे घर आकर खाना खाने की कोशिश करने लगे। शेन बुयू ने 2 बार 10 से भी ज्यादा लोगों का खाना बनाया। उस रात वो सोफा पर टिककर मेरी तरफ देखने लगी। अगर अगली बार भी तुम इतने लोगों को घर लेकर आए तो फिर तुम भी घर मत आना। मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। उसी समय मैंने तय कर लिया, अब किसी क्लासमेट को घर नहीं बुलाऊंगा। मेरा मानना था कि 2 लोगों की जिंदगी में दोनों को एक दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सबसे बड़ी परीक्षा हमारी अलग अलग दिनचर्या होगी। कभी वो देर रात तक मीटिंग करती, कभी मैं सुबह तक थीसिस लिखता रहता। लेकिन हम दोनों हमेशा फ्रिज पर स्टिकी नोट्स चिपका देते थे। ऐसी जिंदगी बहुत साधारण थी, इतनी साधारण कि मुझे लगता था काश ये हमेशा ऐसी ही बनी रहे। पीएचडी के तीसरे साल मेरी थीसिस अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी और शेन बुयू का रिमोट वर्क भी स्थिर हो गया था। हमने तय किया ग्रेजुएशन के बाद साथ में चाइना लौटेंगे। जिस दिन हम वापस लौटे उसने अपार्टमेंट का सारा सामान पैक करके भेज दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर उस छोटे से अपार्टमेंट को आखिरी बार देख रहा था, लेकिन उसने सीधे अपना सूटकेस खींचा और बोली, चलो, ऐसा तो नहीं कि हम फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जब मन करेगा फिर आकर देख जाएंगे। मैंने सिर हिलाया, हाँ, तुम सही कह रही हो। चाइना लौटने के बाद मैं और शेन बायू पहले की तरह ही अपनी जिंदगी जीने लगे। कई साल बाद मैं और शेन बायू अपनी बेटी को किंडरगार्टन से लेने गए। घर लौटते समय हमारी नन्ही बेटी ने उत्सुकता से पूछा, पापा, आप और मामा पहली बार कैसे साथ आए थे? मैंने अपने पास खड़ी मुझे देख रही शेन बायू की तरफ देखा और कहा, मैं और तुम्हारी माँ उस समय